ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। अभी स्प्रिंग को लेके कहानी बताएंगे। स्प्रिंग तो कॉमन है, सबको पता है, राइट। स्प्रिंग का खुद का एक नेचुरल लेंथ होता है। सब लोग ध्यान दो इधर, स्प्रिंग का खुद का एक नेचुरल लेंथ होता है, राइट। और अगर तुम उस स्प्रिंग के लेंथ को डिस्टर्ब करते हो, बदलते हो, नेचुरल लेंथ से बदल देते हो। बदलने का दो तरीका है, खींच के लंबा कर दो या दबा के छोटा कर दो। तो स्प्रिंग इस चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। क्या करेगा वो, फिर से अपना पुराना कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करना चाहेगा, रिगेन करना चाहेगा। इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है ये, राइट। तो ध्यान से देखो, पहला पिक्चर जो है, ब्लॉक अपनी जगह पर है। स्प्रिंग का जो अनडिस्टर्ब लेंथ है, जिस लेंथ पे स्प्रिंग सबसे ज़्यादा खुश रहता है, उसको हम नेचुरल लेंथ बुलाते हैं। इस वक्त स्प्रिंग ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। इसी को यहाँ मीन पोजीशन बोलते हैं। मीन पोजीशन का मतलब है कि इस पोजीशन पे, इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। इज दैट क्लियर? मैंने ब्लॉक को पकड़ा, एक्स डिस्टेंस आगे लेके चला गया। इज दैट क्लियर? स्प्रिंग खिंच चुका है। स्प्रिंग क्या चाहेगा, सिकुड़ जाए फिर से। इट विल लाइक टू कम बैक टू इट्स प्रीवियस लेंथ। इज दैट क्लियर? तो ऐसा सिचुएशन में ब्लॉक पे अगर फोर्स लगेगा तो किस तरफ लगेगा? ध्यान देना, मैंने कहा फोर्स बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक, बिकॉज इसी फोर्स का दूसरा भाई भी है। तो ब्लॉक विल ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द स्प्रिंग। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा ब्लॉक पे स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया। दैट विल बी पुलिंग फोर्स, एफ एस। कहने इससे एफ एस का साइन नेगेटिव है और एक्स का साइन पॉजिटिव है। दैट मीन्स फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द स्प्रिंग इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली मैंने ब्लॉक को इधर दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग फिर से खुल के अपने नेचुरल लेंथ में जाना चाहेगा। फिर से सेम क्वेश्चन पूछूंगा कि स्प्रिंग ने ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। स्प्रिंग खुलना चाहेगा तो ब्लॉक को पुश करेगा। ध्यान देना, यहाँ पर पुल कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। सो दिस इज एफ एस। यहाँ पर फोर्स का साइन क्या है, पॉजिटिव, लेकिन एक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव। ध्यान देना, इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है लेकिन फोर्स क्या है, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। सो स्प्रिंग ऐसा एक मटेरियल है जो पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है। रस्सी सिर्फ पुल कर सकता है, नॉर्मल सिर्फ पुश कर सकता है, राइट। रॉड बहुत पुश एंड पुल कर सकता है, स्प्रिंग बहुत पुश एंड पुल कर सकता है। तो स्प्रिंग का टाइटनेस को रिप्रेजेंट के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं के, और के को हम बोलते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट। क्या बुलाते हैं इसको, स्टिफनेस कांस्टेंट। स्टिफनेस का मतलब है टाइटनेस। इज दैट क्लियर? तुम्हारे पास दो स्प्रिंग है, एक टाइटर मटेरियल से बना हुआ है, एक लूजर मटेरियल से बना हुआ है। तो लूजर मटेरियल वाले स्प्रिंग को खींचना आसान होगा, और टाइटर वाले मटेरियल से जो स्प्रिंग बना हुआ है उसको खींच के लंबा करना मुश्किल होगा। तो किसका, कौन से स्प्रिंग का फोर्स लगाने का कैपेसिटी ज़्यादा है, टाइटर वाले का, राइट। बिकॉज टाइटर वाले को अगर खींचना मुश्किल है, मतलब टाइटर वाला अपोजिशन भी ज़्यादा ऑफर कर रहा है। बात समझ में आया? तो उस अपोजिशन को कि किस मटेरियल से स्प्रिंग बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। स्टिफनेस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द टाइटनेस ऑफ द स्प्रिंग। इज दैट क्लियर? और सबको ये पता ही होगा कि स्प्रिंग फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं साइन के साथ लिखूँ तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। पुरानी चीज़ है, मतलब जितना ज़्यादा स्प्रिंग को डिफॉर्म करोगे उतना ज़्यादा वो फोर्स लगाएगा। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। चाहे तुमने इसको एक्स डिस्टेंस एक्सटेंड कर दिया या एक्स डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया, दोनों केसेस में द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल रिमेन द सेम। इज दैट क्लियर? डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो जाएगा। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज दिस इज फोर्स ऑन ब्लॉक बाय स्प्रिंग। ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हमेशा एक्स के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट में है। एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव होता है, एक्स अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। इज दैट क्लियर? बढ़िया। नेक्स्ट इसको देखते हैं। ग्राफ तो बनाना आता ही है ना तुमको, y इक्वल टू माइनस एम एक्स फॉर्म का ग्राफ बनेगा। ये सब चीज़ें नहीं बता रहा, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कंपोजिट स्प्रिंग्स। क्या तुमको ये पता है, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स? मतलब क्या, देखो अगर तुम्हारे पास दो स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच्ड है, ध्यान से सुनना। अगर मैं ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ा देता हूँ, पहला चीज़ तुम जो ऑब्जर्व करोगे वो ये है कि दोनों स्प्रिंग में द चेंज इन लेंथ इज द सेम। तो इस पे पहला स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, k1x, और दूसरा स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, k2x, राइट। सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन दिस केस इज इक्वल टू k1x प्लस k2x। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर यही काम मुझे सिर्फ एक ही स्प्रिंग से करना है, यही काम, आर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट याद है ना, बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, सारा रेजिस्टेंस को अगर मैं सिर्फ
एक ही रेजिस्टर लगा के ऑफर करना चाहता हूँ तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर भी कहानी एग्जैक्टली सेम है। अगर वही काम जो दो स्प्रिंग मिलकर कर रहे हैं, एक ही स्प्रिंग करना है, कैसा काम, अभी भी मैं ब्लॉक को कितना डिस्प्लेस करूंगा, x डिस्टेंस, और ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा F, और ये F एंड K1x प्लस K2x दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो इस स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होना है, बहुत इट्स वेरी सिंपल। F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, K1x प्लस ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या होगा, सेम। F को क्या लिख सकते हैं, K इक्विवेलेंट इंटू x, दिस इज K1x प्लस K2x। तो K इक्विवेलेंट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, K1 प्लस K2। कोई डाउट, पक्का बॉस, ठीक है, ठीक, टैप किया बीच में, फोकस में है ना। ओके, अभी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बुलाते हैं। क्या कॉम्बिनेशन बुलाते हैं, दो स्प्रिंग्स दिख रहा है सीरीज में ही है। फिर से वही कहानी करेंगे कि दोनों स्प्रिंग को अगर एक ही स्प्रिंग से रिप्लेस करें। देखो ये इंटरेस्टिंग है, अगर हम इस ब्लॉक को x डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, लेट अस से दैट इज F, करेक्ट, इज दैट क्लियर। तो इसको भी हम x डिस्टेंस डिस्प्लेस करेंगे तो इस पर भी उतना ही फोर्स लगना है F, तभी ना इक्विवेलेंट होगा। सेकेंडली, ये दोनों स्प्रिंग जो है, दोनों स्प्रिंग का टाइटनेस अलग अलग है। हाँ, मुझे पता है कि ये ब्लॉक फाइनली x डिस्टेंस आगे बढ़ा है, लेकिन इस x को बनाने में पहले स्प्रिंग का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, दूसरे स्प्रिंग का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन दोनों स्प्रिंग का एक्सटेंशन सेम नहीं होगा, बिकॉज दोनों स्प्रिंग का टाइटनेस अलग अलग है। जो ज़्यादा टाइट है वो कम एक्सटेंड होगा, जो कम टाइट है वो ज़्यादा एक्सटेंड होगा। तो मैंने ये माना कि पहला वाला हैज़ एक्सटेंडेड बाय एन अमाउंट ऑफ x1 एंड दूसरा वाला हैज़ एक्सटेंडेड बाय एन अमाउंट ऑफ x2। यू एग्री विद दिस? एंड तुमको ये मानना है कि x1 प्लस x2 मानोगे इज इक्वल टू व्हाट, x। अच्छा, यहाँ से अगर x का वैल्यू लिखना चाहूँ, x कैन बी रिटन एज F बाई K इक्विवेलेंट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू से द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो लोगों को पता नहीं होता। दिस स्प्रिंग इज मासलेस, जस्ट लाइक रस्सी में अगर टेंशन मास 0 होता है तो टेंशन हर जगह क्या होता है, स्प्रिंग में अगर मास नहीं है तो स्प्रिंग में हर जगह पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो इस स्प्रिंग में भी फोर्स का वैल्यू कितना होगा, F। इस स्प्रिंग में भी फोर्स का वैल्यू कितना होगा, F ही होगा। हर जगह फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F। कोई डाउट, पक्का? अगर मन करे तो यहाँ काट के चेक करो, अगर इसको काट दोगे तो यहाँ पर स्प्रिंग का एक टुकड़ा होगा और ये ब्लॉक होगा, या तुम सिर्फ इस स्प्रिंग का डायग्राम बना दो, है ना। इस टुकड़े का अगर डायग्राम बनाओगे, ध्यान देना, इस पे F लग रहा होगा इस एंड पे, बिकॉज इसने ब्लॉक पे F लगाया था, तो ब्लॉक भी इस पे क्या करेगा, F लगाएगा। तो ये जो एंड है ये F लग रहा है, तो मुझे पता है कि ये स्प्रिंग मासलेस है, इसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए, तो इस पे भी कितना लगेगा, F। दैट इज द रीजन हमने बोला था काटो, काट के यहाँ पर काटा था, यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, F। हर जगह तुम यही चीज़ रिपीट कर सकते हो और हर जगह तुमको फोर्स का वैल्यू F ही मिलेगा। कन्विंस्ड? इज दैट क्लियर? सो x1 की जगह क्या मैं F बाई K1 लिख सकता हूँ, एंड x2 की जगह क्या मैं F बाई K2 लिख सकता हूँ। हर जगह पर फोर्स का वैल्यू क्या है, सेम। दैट इज इक्वल टू व्हाट, F बाई K इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई व्हाट, K1 प्लस K2। ठीक है ना। मैं ये प्रेफर करता हूँ नाम या पिक्चर देख के डिसाइड मत करना सीरीज में या पैरेलल में। आपने दिमाग में थोड़ा फीचर देख लेना कि अगर मैं ब्लॉक को खींचूंगा तो दोनों फोर्स कैसा लगा रहा है, K1x K2x, इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 प्लस K2। अगर हमने खींचा और दोनों स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग अलग, तो क्या होगा, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। बिकॉज अगर सिर्फ देख के, पिक्चर देख के K इक्विवेलेंट लिखने का कोशिश करोगे तो कभी कभी धोखा भी खा सकते हो। मैं दिखाऊंगा एक क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। पॉज, चलो लिखना है, ठीक है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल? देखने में तो सीरीज जैसा लगता है ना, लाइन में है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। कैसे पता चला? अच्छा चलो सीरीज पैरेलल बाहर में जाने दो। कि इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा,
K1 प्लस कैसे पता चला? दिमाग में वही, दिमाग में ब्लॉक को क्या करोगे? मूव कराओ। लेट्स से ब्लॉक यहाँ आ गया, इमेजिन हो रहा है x डिस्टेंस इधर मूव कर गया, तो पहला स्प्रिंग क्या कर गया होगा? एक्सटेंड कर गया होगा। डू यू एग्री विद दिस? तो इस ब्लॉक पे अगर मैं फोर्सेस शो करूँ, पहला ब्लॉक एक्सटेंड हो चुका होगा, वो कितना होगा? K1x। बोलो रे, व्हाट अबाउट द सेकंड स्प्रिंग? तो ब्लॉक पे किधर फोर्स लगाएगा? किधर? पॉजिटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस? ये भी इसी तरफ आएगा, तो दिख रहा है ना K इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा? K1 प्लस K2। सो जैसा दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं है, तो दिमाग में एक बार सोच लेना, यही बोल रहा था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दिस। ये क्वेश्चन है स्प्रिंग फोर्स के ऊपर बेस्ड है। एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ है 3r/4। क्लियर? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो सिखाना है। K का वैल्यू दिया हुआ है, पूरा ये जो रिंग है ये पूरा स्मूथ है, और इस स्प्रिंग के एक एंड पे एक और एक रिंग है, छोटा सा रिंग है ना, जिस पे क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी पूछा गया कि इसको अगर मैं रिलीज करता हूँ इस पोजीशन से, मतलब ये एंगल जो है, दिस एंगल इज 60, ठीक है ना? ठीक है, मतलब दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आर, तो इसका लेंथ भी क्या होगा? आर ही होगा। ठीक है ना? ये दिया हुआ। तो पूछा है कि व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, व्हाट इज द रेडियल एक्सीलरेशन, पूछ सकते हैं। बिकॉज ये जो रिंग तुमको दिख रहा है, छोटा सा रिंग, ये जब मूव करेगा, ये तो एक सर्कुलर मोशन हुआ ना, एंड व्हेनेवर ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल इट विल हैव टू एक्सीलरेशंस, ऑलवेज रेडियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट रेडियल हमेशा रहेगा। यहाँ पर होगा टेंजेंशियल, एक हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दूसरा क्या हो गया? रेडियल एक्सीलरेशन। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल फोकस ऑन द बेसिक्स ऑफ NLM, प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिक्स, राइट? मैंने क्या सिखाया था? कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम है सिस्टम चूज़ करो, और यहाँ पर सिस्टम चूज़ करना एकदम ही आसान है। मुझे किसके बारे में डिस्कस करना है? इस रिंग के बारे में डिस्कस करना है। तो रिंग हो गया हमारा सिस्टम। नेक्स्ट स्टेप, इस पर फोर्सेस शो करो। सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एग्री विद दिस? उसके बाद हम सोचेंगे कितने सारे कॉन्टैक्ट है, कितने सारे कॉन्टैक्ट है? एक सरफेस कॉन्टैक्ट है, रिंग और बड़ा रिंग का कॉन्टैक्ट, और दूसरा क्या हो गया? स्प्रिंग कॉन्टैक्ट, स्प्रिंग फोर्स। इज दैट क्लियर? रिंग और बड़ा रिंग का कॉन्टैक्ट के कारण जो नॉर्मल आएगा, इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, बिकॉज सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और इस कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन होता है, दैट विल लाई अलोंग द रेडियस ऑफ द बिगर रिंग। बोलो ना सौम्यदेव? तो ये नॉर्मल किधर पास करेगा? सेंटर के थ्रू। ओके, और एक फोर्स है जो कि इस तरफ लग रहा है, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, स्प्रिंग। ये फोर्स क्या होगा? Kx। डू एग्री विद दिस? x कितना होगा सर? बता चुका हूँ, ये r है, ये r है, ये भी r होगा, लेकिन उसका नेचुरल लेंथ कितना था? तो लंबा हो गया ना ये रिंग, तो x कितना होगा? r माइनस 3r/4 कितना होगा? r/4। r/4 इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अभी यहाँ तक तो आई होप सो तुम लोग कर लोगे, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है। ठीक है, अभी देखो ये रिंग जो है वो एक्सेलरेट करेगा। कभी भी हम इक्वेशंस लिखते हैं ना, तो पहले हम दो एक्सिस चूज करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स के अलाउंग सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, और वाई के अलाउंग सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। हमेशा तो यही करते हैं ना, सब कंपोनेंट तोड़ फाड़ के फिर हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं। लेकिन इसमें बहुत स्टूडेंट से मिस्टेक करते हैं कि उनको ये एग्जैक्टली पता नहीं होता कि एक्सिस किस हिसाब से चूज़ किया जाता है, कि कौन से एक्सिस को तुम एक्स मानोगे, कौन से को वाई मानोगे, एंड बोथ एक्सिस विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे डिसाइड करोगे कि एक्सिस कौन सा होगा? कैन यू टेल मी इन दिस केस एक्सिस क्या होगा? द टू एक्सिस, वन एक अलोंग द टेंजेंट, वन अलोंग द नॉर्मल। अगर ऐसा है, ऐसे दिस इज ए पेंडुलम, यहाँ पर टेंशन है, यहाँ पर mg है, दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट? लेट्स कंपेयर बोथ द सिचुएशंस। यहाँ पर मैं t को रिजॉल्व करूँ या mg को रिजॉल्व करूँ? t को रिजॉल्व करूँगा, राइट? ओके, सो यहाँ पर एक थीटा होगा, दिस इज t cos थीटा, ये क्या होगा? t sin थीटा, ठीक है? एंड आई वांटेड दिस, ये गलत है, मुझे पता था तुम लोग यही गलत करोगे। यहाँ पर रियलाइज़ नहीं हो रहा था, यहाँ पर रियलाइज़ करवा रहा हूँ। देखो तुमने एक पेंडुलम बॉब को यहाँ पर रखा नहीं है, तो
ऑसिलेट करेगा, राइट? इज दैट क्लियर? दिस पेंडुलम बॉब इज गोइंग टू ऑसिलेट. तो whenever you have to resolve forces, the first thing that you have to decide are the axes. The first axis will always be along the tendency of motion, या जिस तरफ मोशन हो रहा है. क्या बोला मैंने? एक एक्सिस किस तरफ होगा? along the tendency of motion. अगर एक एक्सिस तुमने बना ही लिया तो दूसरा एक्सिस तो तुमको पता है. The second axis will be mutually perpendicular to the first chosen axis. तो ये गलत है. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? Because this is basically going to move in a circle. So at this very instant of time, can you tell me along which direction is the tendency of motion of this ball? It is tangential, just like this. समझ में आया? तो ऐसे करने से काम नहीं बनेगा. तुमको क्या करना चाहिए था? ये है, this is the tendency of motion. फोर्स तो ड्रॉ कर दिया, this is mg. ये क्या हो गया? टेंशन. तो एक एक्सिस ये होगा, दूसरा एक्सिस ये होगा. One along the tangent, other perpendicular to the tangent. सॉरी, वन इस तरफ और दूसरा इस तरफ. तो ये जो है ये तो डायरेक्ट सेंटर के थ्रू पास करेगा. मतलब ये जो सर्कल है, ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, उसी सर्कल का सेंटर है. तो टेंशन तो एग्जैक्टली एक्सिस पे ही लाई कर रहा है. उसको कैसे रिजॉल्व करोगे? जो वेक्टर एक्सिस पे लाई नहीं करता, कुछ थीटा एंगल बना के रखता है, उसी को ही तुम कॉसेंट साइन कर सकते हो ना. तो तुम यहाँ पर टेंशन को रिजॉल्व नहीं करोगे. किसको रिजॉल्व करोगे? mg को रिजॉल्व करोगे. बिकॉज एक एक्सिस, लेट अस से दिस इज x एक्सिस, लेट अस से दिस इज y एक्सिस. इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा. अभी mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, mg का दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा. mg का ये वाला कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और mg का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? mg sin. बात समझ में आया? अभी यहाँ पर अगर तुमको कोई पूछे ये बताओ कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, तुम बोलोगे g sin थीटा. बिकॉज mg sin थीटा इज द ओनली फोर्स अलोंग द टेंजेंट. डिवाइडेड बाय मास क्या हो जाएगा? g sin थीटा. और इस तरफ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ t, इज इट t इक्वल टू mg cos थीटा? डिपेंड्स, इट विल डिपेंड. अगर मैंने इसको जस्ट रिलीज किया तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? 0. और t और mg cos थीटा जो है, इट इज अलोंग द रेडियस. और कोई भी चीज़ अगर सर्कल में घूमता है, रेडियल डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना ज़रूरी है. और उसका वैल्यू कितना होगा? जो भी होगा बराबर mv²/r होना चाहिए. बात समझ में है? अभी अगर मैंने इसको यहाँ से रिलीज किया तो इस बॉब का वेलोसिटी कितना होगा? 0. सो t माइनस mg cos थीटा, चलो मैं लिखता हूँ, t माइनस mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट? लेकिन अगर मैंने जस्ट इसको रिलीज किया तो v का वैल्यू 0 होगा. सो t इक्वल टू mg cos थीटा. बट अगर थोड़ी देर बाद नीचे आ गया तो उसके बाद v आ जाएगा. तो गलती से t और mg cos थीटा को इक्वल मत लिखना. बिकॉज रेडियल डायरेक्शन में जो भी फोर्स है, और अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो वो रेडियल डायरेक्शन वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, सेंट्रीपिटल डिमांड को सेटिस्फाई करेगा. क्या वो t इक्वल टू mg cos थीटा होगा या नहीं, वो डिपेंड करेगा mv²/r 0 है या नहीं. लेकिन तुमको सिर्फ इतना याद रखना है, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? mv²/r. उसके बाद बाकी का कहानी तो तुम निकाल लोगे कि वेलोसिटी 0 है या कितना है. इज दैट क्लियर? सो इसी लॉजिक पे देखो हर एक प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होता है. यहाँ पर अगर क्या मैं mg को रिजॉल्व करूँ, क्या मैं kx को रिजॉल्व करूँ, क्या मैं नॉर्मल को रिजॉल्व करूँ, डिपेंड करेगा कि टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरह है. इज दैट क्लियर? एंड इन दिस केस द टेंडेंसी ऑफ मोशन इज अलोंग दिस डायरेक्शन. दिस इज द फर्स्ट एक्सिस, x एक्सिस, बोलो ना. और दूसरा एक्सिस ये एक्सिस है जिसपे नॉर्मल लाई कर रहा है. बोलो, नॉर्मल लाई कर रहा है, दैट विल बी द सेकंड एक्सिस, राइट? तो नॉर्मल तो रिजॉल्व नहीं होगा. रिजॉल्व कौन होगा? mg होगा, kx भी होगा. ध्यान से देखना, ये mg है, दिस इज 60, दिस ऑल्सो विल बी 60. तो mg का एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा, कम ऑन. दूसरा कॉम्पोनेंट इधर आएगा. mg cos 60 कितना होगा? mg/2. और mg sin 60 कितना होगा? mg√3/2. डू यू एग्री विद दिस? ध्यान देना, डायग्राम में बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा क्लमसी हो गया. ये लाइन और ये जो टेंजेंट है ये 90 डिग्री बनाता है नहीं बनाता? ये एंगल कितना है? 60. तो ये एंगल कितना होगा? 30. समझ दे, ये एंगल कितना होगा? 30. इज दैट क्लियर? सो इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री तो kx का mg√3/2 के एक साथ ही आएगा, दैट इज kx cos 30.
तो क्या होगा kx√3/2, और दूसरा साथ ही इस तरह आएगा नॉर्मल का, है ना, वो क्या होगा kx/2। इसको जस्ट रिलीज किया गया है, सो kx/2 प्लस n माइनस mg/2 इक्वल टू mv²/r where v is 0, तो 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके। एंड व्हाट अबाउट द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल डायरेक्शन में सिर्फ दो ही फोर्स है, kx√3/2 प्लस mg√3/2 डिवाइडेड बाई m, दैट इज टेंजेंशियल। के पता है, x हमने निकाल के रखे हैं, तो पुट करोगे तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। अगर कुछ देर बाद पूछता तब इस रिंग के पास स्पीड आ जाता, तब रेडियल डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन होता। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है ना? ओके, बढ़िया। पॉज। हो गया? चलो इधर देखो, बोला है इस डायग्राम को देखते हैं, बाकी सब मैंने अपने लिए बनाया। ये डायग्राम को देखो, बोला कि m1 इक्विलिब्रियम में, तो m1 को और कितना दबाना पड़ेगा ताकि जब हम इसको रिलीज करें m2 विल लूज कंटेक्ट। ठीक है ना? तो स्टोरी एकदम बिगिनिंग से सोचते हैं। बिगिनिंग में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था और ऊपर m1 था। m1 का खुद का वेट कितना है? तो ब्लॉक तो यहाँ पर रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, नीचे दबेगा। फाइनली इक्विलिब्रियम में कब आए? जब इस m1g को स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर देगा, जो कि ये पोजीशन है। सो कितना डिस्टेंस नीचे आ गया? यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx1, बोलो रे, होगा ना ऐसा? kx1 इज इक्वल टू m1g, तो x1 का वैल्यू कितना होगा? m1g/k। तो कितना डिस्टेंस वो नीचे आया, और ये होगा हमारा मेन पोजीशन, भूलो मत। दिस इज आवर मेन पोजीशन। इसके अबाउट वो ऑसिलेट करेगा। इससे तुम जितना डिस्टेंस नीचे दबाओगे, इससे वो उतना ही डिस्टेंस ऊपर जाएगा। इज दैट क्लियर? अभी ध्यान देना, अगर इसको उठाना है, दिस हैज टू राइज अप। ध्यान देना, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा देता हूं। ये उसका स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, और अगर इस ब्लॉक को कांटेक्ट लूज करना है तो स्प्रिंग इसको पुल करना पड़ेगा उसको, और स्प्रिंग को अगर ब्लॉक को पुल करना है ऊपर की तरफ, तो स्प्रिंग को क्या होना पड़ेगा? एक्सटेंड होना पड़ेगा। एक्सटेंड कहाँ से होगा? पहले वो तुम इसको दबाओगे, यहाँ से मीन तक पहुँचेगा, मीन से नेचुरल तक पहुँचेगा, नेचुरल के बाद और फर्दर ऊपर जाएगा, तब जाके एक्सटेंशन आएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, कितना एक्सटेंशन आना है? अगर m2 को ऊपर लेके जाना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर m2 हैज टू लूज कॉन्टैक्ट, तो ऊपर लेटर से kx डैश, x डैश का वैल्यू कितना होगा? m2g/k। मतलब ये अगर ये पोजीशन पर नेचुरल लेंथ है, और फर्दर कितना उठना पड़ेगा? x डैश इज m2g/k। ब्लॉक को यहाँ तक उठना पड़ेगा, m1 को। इज दैट क्लियर? जब यहाँ ये होगा उसका नेचुरल लेंथ, भाई जब वो नेचुरल लेंथ में आएगा तब तो स्प्रिंग कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा। जब नेचुरल लेंथ को क्रॉस करके और फर्दर डिस्टेंस ऊपर जाएगा, स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा, तब स्प्रिंग नीचे वाले पे, यहाँ पर जो नीचे वाला ब्लॉक है, इस पे फोर्स किधर लगा रहा होगा? ऊपर की तरफ, जो कि किसको बैलेंस कर देगा? m2g को बैलेंस कर देगा। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अभी ध्यान से देखो, ये इसका मेन पोजीशन है ना? तो अगर मेन पोजीशन है, ध्यान देना, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? m2g/k। तो मैंने क्या सिखाया था कि मेन पोजीशन से जितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, मेन पोजीशन से उतना ही डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा। सो इसके बाद अगर फर्दर दबाओगे, फर्दर तुमको नीचे कितना दबाना पड़ेगा? ये हो गया उसका मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन से ऊपर कितना जा रहा है? m1g/k प्लस m2g/k। तो नीचे कितना दबाना पड़ेगा? m1g/k प्लस m2g/k। तो मेन पोजीशन से, इफ दिस इज द मेन पोजीशन, उतना ही डिस्टेंस तुमको नीचे दबाना पड़ेगा। जब इसको छोड़ दोगे, वो क्या करेगा? यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँचेगा मेन पोजीशन। कितना ऊपर उठा? m1g/k प्लस m2g/k। यहाँ से उतना ही डिस्टेंस और ऊपर भी जाएगा। m1g/k मूव करने के बाद तो नेचुरल लेंथ में पहुँचेगा, और फर्दर कितना जाएगा? m2g/k। समझ में आया? एट दैट मोमेंट जब वो यहाँ पर पहुँचेगा,
एट दैट मोमेंट जब वो जस्ट यहाँ पर पहुंचेगा, ये तो रेस्ट में आ जाएगा, उसी वक्त स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप होगा, जस्ट सफिशिएंट फोर्स डेवलप होगा जो कि M2G को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। एट दैट मोमेंट नॉर्मल जीरो हो जाएगा। अगर तुमने इससे ज्यादा दबाया और तो क्या होगा, तो ये इससे भी और ऊपर जाएगा, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू M2G से बढ़ जाएगा, तो ये भी क्या कर जाएगा, ऊपर जंप कर जाएगा, लिफ्ट कर जाएगा। तो हमने लिमिटिंग कंडीशन का केस निकाला, व्हेन द नीचे वाला ब्लॉक M2 विल जस्ट लीव कॉन्टैक्ट। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बॉस। कोई डाउट किसी को? पक्का हो गया? ये तो पता है स्प्रिंग बैलेंस वही रीड करता है। एक ही चीज़ याद रखना है, स्प्रिंग में जितना फोर्स है वही उसका रीडिंग होगा। क्या बोला मैंने? स्प्रिंग में जितना फोर्स लग रहा है या स्प्रिंग में जितना फोर्स है वो इसका रीडिंग होगा। जैसे कि अभी ये कितना रीड करेगा, स्प्रिंग को काट के चेक कर लो। काट लिया मैंने स्प्रिंग, ये हो गया नीचे वाले पोर्शन का BD। ऊपर क्या लग रहा है, FS। किसी को कोई डाउट ऊपर कैसे लगा FS? इसके ऊपर वाले टुकड़े को पूछो, ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े पे फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर। ये हो गया FS। कभी भी डाउट लगे ना कि ये फोर्स ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर वाले को पूछ लेना कि ऊपर वाला जो टुकड़ा है वो नीचे वाले पे किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ। ये FS हो गया, नीचे कितना लग रहा है, FS का वैल्यू कितना हो गया। सो दिस इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस इतना ही रीड करेगा, स्प्रिंग फोर्स जितना होगा। ठीक, यहाँ पर दो स्प्रिंग बैलेंस है, दोनों मासलेस है, दोनों का रीडिंग क्या होगा, इसका और इसका रीडिंग क्या होगा, दोनों मासलेस है। यहाँ काटो, यहाँ का FS mg को बैलेंस करेगा, यहाँ काटो, यहाँ का FS भी mg को बैलेंस करेगा, तो इसका रीडिंग भी mg आएगा, इसका रीडिंग भी mg आएगा। ये स्प्रिंग बैलेंस कितना रीड करेगा? हाँ, मैंने इतना मेहनत से तुमको एक चीज़ सिखाया है, लेकिन क्या मतलब देख के तुक्का मारने बोला है क्या? क्या सिखाया तुमको? स्प्रिंग को काट के एक बार देखो। ये तुम मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉलो क्यों नहीं कर पाते? ये स्प्रिंग काटा मैंने यहाँ पर, हाँ ये ना, तो देखो ये ब्लॉक के साथ ये ब्लॉक अटैच्ड है, ये कितना है 10G। इस स्प्रिंग पे फोर्स किधर लग रहा होगा, FS इधर। डाउट लग रहा है क्या तुमको? ये बना लो, ये स्प्रिंग इधर जाना चाहता है तो ये इधर खींचेगा, ये इस पे इधर खींचेगा। मैं तुमको सिर्फ इसको सिस्टम मानने बोल रहा हूँ, सिस्टम तो हिल ही नहीं रहा। इधर देख के पता है 10 है, हिलेगा नहीं, तो FS का वैल्यू और 10G का वैल्यू क्या होगा। सो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस? तो जो इंस्ट्रक्शंस दिया उसको सीखो ना, मतलब तुक्का कैसे मारते हो 20G बोले, कोई को तो जीरो भी बोलता, वेरी श्योर, और थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करता कोई जीरो भी बोल देता। जीरो हो सकता है कभी, कॉमन सेंस है, स्प्रिंग खींच चुका है, स्प्रिंग में फोर्स है, जीरो कभी आ ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी अगर एक 10 है, एक अगर 20 है, देन व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस? 10 क्या बोल, किसने बोला? तूने बोला, ठीक है। आता अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ कर नहीं रहा। सबसे पहला काम क्या सिखाया था कि सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन निकालने का ट्रिक सिखाया था, 20G माइनस 10G डिवाइडेड बाई 30। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 20G माइनस 10G डिवाइडेड बाई व्हाट, 30। तो 10G बाई 30 मतलब G/3। मेरा सिस्टम इज व्हाट, एक्सेलरेटिंग। फिर से मैं यही चीज़ रिपीट करूँगा, इधर होगा एक्सेलरेशन G/3 का, फिर से यहाँ पर काटूंगा, है ना, तो यहाँ पर काटा तो ये हो गया स्प्रिंग का टुकड़ा, ये पुली के साथ ये ब्लॉक है, दिस इज व्हाट 10G। इज दैट क्लियर? या तुम और भी अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे, अच्छा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज FS एंड द एंटायर सिस्टम इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ओवर G/3। तो हम क्या लिख सकते हैं, FS माइनस 10G इक्वल टू व्हाट, ओके, सो FS माइनस 10G इज इक्वल टू 10 इंटू G/3। तो FS का वैल्यू कितना होगा, 40 G/3। सो दिस विल बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तुमको अगर मन करे तुम यहाँ से काट के ये वाला BD भी यूज़ कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा, बिकॉज स्प्रिंग मासलेस है। जब ये वाला BD बनाओ, वो वाला BD बनाओ, स्प्रिंग में फोर्स हमेशा क्या रहेगा, सेम। इज दैट क्लियर?